दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ या आप कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इस वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट को दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट में ही उस वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पर ये देख सकते हो सीजीएल फोर्थ के बारे में लिखा हुआ है। और इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग और डेट ये दिया गया था 18 से 17 के बीच में, लेकिन इसको कुछ कारणवश कैंसल कर दिया गया था कुछ दिन पहले। और अभी एक 25 तारीख को, आज 26 तारीख हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 25 तारीख को एक और नोटिस डाला गया जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 25 तारीख को, और इसमें नया डेट इशू करा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का, जो 25/8/2025 है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए 26/9/2025 है। एंड परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/9/2025 है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत जान जाते हैं इसके बारे में, तब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस वैकेंसी में जितने भी पोस्ट है उसके बारे में दिया गया है, और वो पोस्ट कौन से लेवल का है यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल स्तर 7 का है, और एलिजिबिलिटी भी यहाँ दिया हुआ है। आप इसको खुद से देख सकते हैं। इस एडवर्टीजमेंट को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे मैं आपको ये बता दूंगा आगे, और ये नोटिस भी कैसे डाउनलोड करना है ये बता दूंगा। तो चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर पे आ जाइएगा, और यहाँ पे BSSC लिख करके एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का वेबसाइट दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी सरकारी वेबसाइट होता है वो गूगल रैंकिंग में टॉप पे ही रैंक करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे भी किसी भी वैकेंसी को भरने से पहले उस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के यूआरएल को एक बार जांच लेना चाहिए। तो इस वेबसाइट का यूआरएल है onlinebssc.com। तो अब आइए इस इंटरफेस को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर डैश फोर्थ ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल 4 लिखा हुआ है। और अब यहाँ पे आते हैं, तो ये लिंक कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज कुछ दिया हुआ है, ये बाद में काम आएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, थोड़ा एक बार इस पे नज़र मार लेते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वही जो बताया हूँ, 25 से स्टार्ट हो गया है, और 26 को ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रोसीड करने का लास्ट डेट है। 24 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है। 11:59 तक दिया गया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट बनाया गया है। ये सब आप ये खुद से भी पढ़ सकते हो, नोट में थोड़ा है इसको पढ़ लूँ तब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योर योर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाई। वही बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट को एक बार देख लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं कर दिया। तो इस इंटरफेस को भी देखते हैं थोड़ा। योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स के अंदर में ही इस पूरे फॉर्म को भर के कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर से एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर से आएगा, तो उसमें चिंता लेने की बात नहीं है। फिर से आता है तो आप जहाँ तक भरे रहिएगा वहीं तक ऑटोमेटिकली फिल्ड आता है, और उसके आगे से प्रोसीड करना होता है, तो चिंता मत लीजिए। चलिए तो अब आराम से फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म में सबसे पहले लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो इसमें चलिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इस बॉक्स में स्मॉल या कैपिटल लेटर दोनों में से किसी भी लेटर में आप अपने नेम को टाइप कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब आते हैं जेंडर पे, तो जेंडर मेल में क्लिक कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ, तो मैं यस कर रहा हूँ। और अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं होंगे तो आप नो करेंगे। अब कैटेगरी चुनने को बोला जा रहा है, तो चलिए मैं अपना कैटेगरी चुन लेता हूँ इसमें। मेरा जो भी मेरा कैटेगरी है मैं चुन लिया, और जो मेरा कास्ट है यहाँ पे बताने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं अपने कास्ट को भी यहाँ पे चुन लेता हूँ। तो मैं अपने कास्ट को भी यहाँ पे चुन लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। तो
मैं यस किया था। अब यहाँ पे मैं नो करने गया तो ये पॉपअप खुलकर आ गया, थोड़ा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यू विल बी ट्रीटेड अंडर यूर कैटेगरी सिंस यू आर नॉट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमिलियर, यानी कह रहा है कि अगर आप नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यूआर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे नो पे मैं क्लिक किया था तो यही बताया था। मैं नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। और अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई आदमी दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेगा और दिव्यांग नहीं है तो नो करेगा। मेरे केस में नो है तो मैं नो रहने दिया। और नीचे आते हैं, नीचे लिखा गया है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि उसी दिव्यांग से ही रिलेटेड है कि जो दिव्यांग होगा वो यस करेगा और यहाँ पे उसका दिव्यांगता परमानेंट है या टेम्परेरी है उसको क्लिक करना है, और जो नहीं है तो उसके लिए ये खंड नहीं है। फिर अब नीचे आ जाते हैं, नीचे में क्या लिखा गया है, आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, यानी कि ये भी डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है। जो डिसेबिलिटी नहीं है जिसके पास, उसके लिए ये भी खंड नहीं है, इसको भी छोड़ दिया जाए। और अब आते हैं, आर यू अन एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप पहले सर्विस दे चुके हैं गवर्नमेंटल जॉब में, आर्मी वगैरह में। तो अगर आप सर्विस में नहीं थे, आप न्यूली स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं गवर्नमेंटल जॉब का, तो इसको भी आप नो करेंगे। देखिए नो किए, उसके जस्ट नीचे वाला जो खंड है ये पूरा आपके लिए नहीं है, ये खत्म हो गया। सर्विस इन डिफेंस जो है, डिफेंस में सेवा दिया है, उसके लिए ये था कि कितने दिन तक आप दिए थे, वही पूछ रहा है यहाँ पे। सर्विस इन डिफेंस की सर्विस में आप कितने दिन रहे वो बताइए, तो ये भी नहीं है जो न्यूली है स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है। और अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है हैव यू वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एनसीसी आफ्टर जनवरी 1 1963, यानी कि 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से रिलीज होने के बाद आप बिहार आप बिहार गवर्नमेंट में वो काम किए हैं, तो नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा, और जो किए होंगे वो यस करेंगे। तो मेरे केस में ये नो है तो मैं नो ही रहने देता हूँ इसको क्लिक करके। और फिर अब आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पे दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस। बिहार गवर्नमेंट के वैसे एम्प्लॉय, यानी कि बिहार स्टेट में जो सरकारी नौकरी में है, वो आदमी जो 3 साल से कम तक सर्विस नहीं दिया है वो यहाँ पे भरेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है उसका तो कहीं जॉब ही नहीं लगा है, तो इसमें भी वो नो ही भर देगा। बिहार बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर्ड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप नो भर दीजिएगा। फिर आगे चलता हूँ, देखिए आगे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर डेट 12/12/2022 दिया गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि आप बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते थे पहले या कर रहे हैं, उसके बाद इस बिहार एसएससी सीजीएल में कभी बैठे हैं, तो आप तो नहीं बैठे होइएगा, मेरे जैसे न्यू होइएगा तो आप 0 भर सकते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपना। अब उसके बाद अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया गया मेरे द्वारा। अब एक बारी इसको फिर से लिखकर मैं कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो इसी मोबाइल नंबर को मैं दोबारा यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोबारा टाइप कर दिया तो यहाँ पे रेड से ग्रीन आ गया, यानी कि मेरा नंबर कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। gmail.com। और फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कन्फर्म ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी को भी अपने कन्फर्म कर दे रहा हूँ। आप अपने केस में अपना ईमेल आईडी डालिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया और ये भी ग्रीन हो गया, यानी कि मैं अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म अच्छे से कर लिया करेक्टली। और मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि एडुकेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्म भरिएगा उसके लिए मोबाइल नंबर और स्पेशली करके ईमेल आईडी सेम रखिएगा, और वो हमेशा रखिएगा। एक ऐसा बनाइए
जो परमानेंटली आपके पास हो, क्योंकि जब आपका जॉब लग जाएगा तो उसी पे ज्वाइनिंग लेटर, उसी पे आगे का जितना भी अपडेट होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में गवर्नमेंटल जॉब लेने के दौरान, तो उस ईमेल आईडी पे ही आपको उस एजेंसी के द्वारा, जो भी गवर्नमेंटल एजेंसी है, इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप एक अपना ईमेल आईडी सिक्योर्ड और लॉन्ग टर्म तक चलने वाला रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप अपने केस में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। तो मैं ये सब कर लिया, और यहाँ पर एज, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ऊपर डालिएगा, तो यहाँ पर कितना आपका एज हो रहा है ये बता देगा। ये आप भरिएगा तो आप ये जान जाइएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कैप्चा कोड, एंटर कैप्चा। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ, VIZFR4, VIZFR4। अब बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए सेव एंड कंटिन्यू करने के लिए। तो सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा एक बारी अपना मिला लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखिए मैं अपना वेरीफाई अच्छे से कर लिया। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, थोड़ा इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट ओब्लिक चेंज इन पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। वही कहा जा रहा है कि आप सबमिट कर देंगे तो आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन या एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो मैं ओके कर देता हूँ, क्योंकि पहले से मैं वेरीफाई कर लिया। और अब ये इंटरफेस आया, ये वही इंटरफेस है, बस यहाँ पे नीचे दे दिया गया एडिट एंड कन्फर्म एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे नोट दिया गया है। थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट, बिफोर सबमिट प्लीज बी श्योर आर यू गोइंग टू रजिस्टर योर करेक्ट डिटेल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एडिट दी अबव डिटेल। वही कह रहा है कि देख लीजिए करेक्टली तरीके से भरे हैं कि नहीं, अगर गलती भरे होंगे तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा एडिट करने का। तो मैं सही भरा हूँ, सब कुछ मेरा ठीक है, आप अपना भी देख लीजिएगा। मैं कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर से वही पॉपअप खुल कर आया, वार्निंग दे रहा है कि एडिट नहीं कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। तो ओके करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ओके किया, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मोबाइल या ईमेल आईडी दोनों में से किसी एक पे या दोनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे जो योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है, आप इसको अपने फ़ोन से, या आप फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप दूसरे के फ़ोन से यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। और फिर अब क्लिक हियर फॉर लॉगिन, अब लॉगिन करते हैं जो ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसके थ्रू। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आया, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। और गो टू होम पेज लिखा है, मूव टू लॉग आउट पेज लिखा है। तो अभी तो मुझे लॉग आउट नहीं होना है, और इसमें भी टाइमिंग चलेगा 20 मिनट्स तक, ये भी वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये फॉर्म, अब वो तो रजिस्ट्रेशन था, अब ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका है। और ये जो स्टेप है 6 स्टेप में क्लियर हो रहा है पूरा फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो अब चलिए पर्सनल डिटेल स्टेप 1 में फिलअप करते हैं। तो इसमें मोस्टली जो खंड है वो भरा हुआ ही आएगा, थोड़ा बहुत आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो मेरा पहले से भरा हुआ है। फादर्स नेम नहीं भरा हुआ है, तो चलिए मैं अपने फादर्स नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। आप भी अपने केस में लिख लीजिएगा। फिर फादर्स नेम के नीचे है मदर्स नेम, चलिए तो मैं अपने मदर्स नेम को भी लिख लेता हूँ। और जेंडर पहले से भरा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन से फेच हो चुका है डेटा। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, ये भी यस है, क्योंकि पहले से मेरा रजिस्ट्रेशन से ये डेटा ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप बिहार स्टेट का निवासी है तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको बिहार में निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो उसका इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या आप उसको बोल सकते हैं निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंस सर्टिफिकेट का
जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को किस अथॉरिटी से बनवाए हैं, तो मोस्टली करके सब आरओ लेवल का ही बनवाता है और ये चल जाता है, तो आरओ लेवल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और फिर नीचे दिया गया है डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, तो ये जो खंड है वो खत्म हो गया यहाँ से। मैं आरओ लेवल ऊपर दे दिया, तो यहाँ पे कैटेगरी, मेरा कैटेगरी रजिस्ट्रेशन से ही डेटा फैच करके आ गया है, कास्ट भी आ गया है, आपका भी आप कीजिएगा तो आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे कह रहा है अब डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो यस मैं डाला था तो यस मेरा आ गया है। और फिर अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में आते हैं तो अब आपका अ, वो सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट सब देना है। यहाँ पे देख लीजिए EBC/PC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो EBC कैटेगरी से बिलोंग करता है या BC कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको देना है, बिहार स्टेट का जो निवासी है। और जो SC/ST है तो उन लोगों का सर्टिफिकेट अलग होता है, उन लोगों का सर्टिफिकेट अलग देना है। और जो EWS से बिलोंग करता है उसका सर्टिफिकेट लगेगा अलग से, तो उन लोगों का सर्टिफिकेट अलग देना है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करता है, जैसे मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ तो मैं अपना सर्टिफिकेट जो बनवाया हूँ उसका मैं यहाँ पे नंबर फिलअप करूँगा, और उस इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनवाया हूँ उसका इशू डेट यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे भी मैं आरओ लेवल डाल दूंगा। और फिर नीचे आ रहा है सर्टिफिकेट अदर इशूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये खंड भी भरने लायक नहीं रहा, आरओ भर दिया तो ये खत्म हो गया। अब फिर नीचे मैं आता हूँ, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, वहाँ पर नो भरा था, यहाँ पे भी नो आ गया। ये नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ना आ गया और वहाँ का भी फेच हो गया है। और यहाँ भी आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ये भी नो आ गया वहाँ वाला ही। और एक्स सर्विसमैन वाला भी नो आ गया। हैव यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एनसीसी आफ्टर जनवरी 1 1963, ये भी आ गया, नो भरा था नो आ गया। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, इसमें भी नो भरा था नो आ गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 0 दिया था वो आ गया। आपका मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और भरना है। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, यानी आपके पूर्वज स्वतंत्रता से सेनानी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं रहे हैं तो नो करेंगे। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे का 2 ब्लैंक है वो भरने लायक नहीं रहा, वो खत्म हो गया। नेशनलिटी इंडियन में डाल दूंगा, आप भी डाल दीजिएगा, ये तो सबको पता होता है। डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो ये तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है तो यस करेंगे। और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना डालेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, कोई एक फोटो आईडी प्रूफ देना है तो आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ में अब आईडी प्रूफ नंबर डालना होगा, यानी आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के क्या कोई बॉडी का एक चिन्ह रखना है, मार्क्स रखना है जो एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री लेते टाइम पहचान किया जा सके कि वो कैंडिडेट जेन्युइन है। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा वो डाल लीजिएगा। मेरे केस में है द मोल ऑन द लेफ्ट हैंड, मैं डाल लिया, आप अपना भी डाल लीजिएगा। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन UPSC/स्टेट कमीशन/अदर सिलेक्शन कमीशन, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब देने वाले एजेंसी से डिबार किए गए हैं, यानी कि परीक्षा में धांधली में पकड़े गए हैं, तो आप जैसा होगा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मेरे अकॉर्डिंग नो है तो मैं नो डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नेम ऑफ UPSC/स्टेट कमीशन/अदर सिलेक्शन कमीशन, जिससे आप डिबार किए गए थे और डिबार कितने समय के लिए किए गए हैं उसका डेट बताना था, इतना से इतना तक, तो मेरे केस में नहीं है तो मेरे लिए ये खंड भरने के लायक नहीं है तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, और अगर परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के बराबर है तो यहाँ पे आ रहा है सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है इस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा,
तो यहाँ पे जो भरे रहिएगा ये सब, यहाँ पे जो भरे रहिएगा सब, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये इंटरफेस आया, तो यहाँ पे मेरे से बोला जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे पेमेंट बैंक में एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग कन्वीनियंट या सुविधाजनक एसबीआई है, तो मैं चूज कर लिया एसबीआई और आगे मैं प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये वार्निंग आ रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डू ऑनलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर डैश, इफ यस देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसल एंड लॉग आउट, री लॉग इन विद योर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल करके लॉग आउट हो जाइए। तो मैं करना चाहता हूँ तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया ओके, तो मुझे फिर से एक न्यू इंटरफेस पे रीडायरेक्ट कर दिया गया। तो मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा और सजेशन दूंगा कि आप यूपीआई आईडी से ही पेमेंट कीजिए, ये बहुत जल्द हो जाता है। और इसमें एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, वो ज़्यादा सुविधा देता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पेमेंट करने के लिए। तो मैं यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दे सकते हैं प्लीज सेलेक्ट यूपीआई पेमेंट ऑप्शन में एंटर यूपीआई आईडी है और यूपीआई क्यूआर कोड है, तो मैं यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करके पे नाउ कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए स्टेप 2 पेमेंट प्रोसेस भी ग्रीन हो गया, यानी कि स्टेप 2 भी मेरा क्लियर हो गया। अब मैं स्टेप 3 एजुकेशनल डिटेल पे आता हूँ, तो इस पे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या दिया जा रहा है और क्या क्या फिलअप करना है। इंटरमीडिएट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कॉलम में भरिए, और 10th का इस कॉलम में भरिए, और ग्रेजुएशन ऑब्लिक इक्विवेलेंट का इस कॉलम में भरिए। सब्जेक्ट इसमें भरना है तीनों में, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी नेम भरना है, टोटल मार्क्स भरना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स भरना है, परसेंटेज भरना है, सर्टिफिकेट नंबर ऑब्लिक मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट इशूइंग ऑब्लिक मार्कशीट डेट भरना है। तो अब मैं अपना भर लिया, अब सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसी तरह का वार्निंग आ रहा है जो पहले आता था कि आप एडिट या चेंज सबमिट करने के बाद नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैं इस पे ओके क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टेप 3 एडुकेशन डिटेल्स भी मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन हो गया। अब स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर को मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ। नेक्स्ट इंटरफेस आप देख सकते हो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपलोड रिक्वायर्ड इमेजेस, अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, फाइल फॉर्मेट जेपीजी एंड फाइल साइज अप टू 20 टू 50 केबी तक होना चाहिए। और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है फोटो का 200 पिक्सल विड्थ बाई 230 पिक्सल हाइट, तो इसी रेशियो में मैं अपलोड करूंगा। आप भी अपलोड कीजिएगा। देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, फाइल फॉर्मेट जेपीजी एंड फाइल साइज अप टू 10 टू 20 केबी, और इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। एंड अपलोड हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना है उसी तरह से, और इसका भी फाइल साइज दिया गया है 10 टू 20 केबी तक, और इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं फोटो एंड हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ। फोटो एंड इंग्लिश हिंदी सिग्नेचर जिस इंस्ट्रक्शन के साथ बोला गया था मुझे, मैं उस इंस्ट्रक्शन के साथ अपलोड कर दिया। अब मैं नीचे जो बटन दिया गया है सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से वही एडिट एंड चेंज का वार्निंग आ रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये स्टेप 4 फोटो एंड सिग्नेचर वाला भी ग्रीन हो गया, यानी सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो अब मैं स्टेप 5 पे आता हूँ जिसमें अपलोड लाइव फोटो लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए मेरे से बोला जा रहा है। तो मैं लाइव फोटो कैप्चर करने से पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, क्लिक हियर फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फोटो अपलोड। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्या इंस्ट्रक्शन आ रहा है थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडेंस फॉर टेकिंग लाइव फोटो कैप्चरिंग। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ता हूँ। द सिस्टम डेस्कटॉप ओब्लिक लैपटॉप थ्रू विच यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन शुड हैव अ गुड क्वालिटी वेबकैम, यानी कि बोला जा रहा है लैपटॉप या वेबकैम का जो कैमरा होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। एंड आगे बोला जा रहा है इंश्योर दैट व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो देयर शुड बी ऑफ व्हाइट वॉल इन बैकग्राउंड विद एडिक्वेट लाइट। ये बोला जा रहा है कि जब आप लाइव फोटो क्लिक कीजिएगा तो आपके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और जिसपे
पर्याप्त लाइट होना चाहिए एंड फोटो का साइज बोला गया है पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और नीचे क्या है, फेस शुड बी स्ट्रेट लुकिंग एट द वेबकैम। जब आप लाइव फोटो कैप्चर कीजिएगा तो आप अपना फेस कैमरा के सामने रखिएगा, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे दिया गया है सैंपल फॉर लाइव फोटो कैप्चरिंग एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ। ये जितना फोटो दिखाई दे रहा है आपको नीचे जस्ट, ये सब, ये चारों फोटो एक्सेप्टेबल है। और नॉट एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ, ये सब फोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। देख सकते हैं आप, इतना छोटा नहीं कर लीजिएगा, न चश्मा पहनिएगा, न ज़्यादा डार्क कर लीजिएगा। देखिए इसके बैकग्राउंड में डॉर वगैरह और कलरफुल चीज़ें दिखाई दे रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, पूरा सामने कैमरा पे फोकस करिएगा। और ये ज़्यादा ही और ज़्यादा ब्लर एंड डार्क ये भी नहीं चलेगा। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कलरफुल चीज़ें हैं, और ये मास्क वाला तो और नहीं चलेगा, और ये ब्लर है, ये सब फोटोग्राफ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है टेक फोटो, एंड टेक फोटो कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा आपका पिक। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर अपना पिक क्लिक कर लिया, अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से वही आ रहा है इंस्ट्रक्शन, ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा स्टेप 5 अपलोड लाइव फोटो भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया, यहाँ पे लिखा भी आ गया, देख सकते हैं आप। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 6 बच रहा है, इसमें है एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड करना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं स्टेप 6 पे क्लिक कर रहा हूँ एप्लीकेशन स्लिप पे, तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है फाइनल सबमिशन का। उसके पहले मैं थोड़ा इस इंटरफेस को देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका फोटो बढ़िया से कैप्चर नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके री अपलोड लाइव फोटो भी कर सकते हो। मेरा अच्छा से क्लिक हो गया है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये देख सकते हो, ये टिक लगाने को बोल रहा है, तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर से वही इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मुझसे बोला जा रहा है प्रिंट पेमेंट स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप या लॉग आउट। और यहाँ पे नीचे नोट में इंस्ट्रक्शन लिखा आ रहा है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द BSSC एडवर्टीजमेंट नंबर 05/25। यानी मेरा एप्लीकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो चलिए मैं यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल लेता हूँ अपने एप्लीकेशन का। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं प्रिंट इसको कर लेता हूँ, क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज। तो मैं प्रिंट कर लिया दोस्तों। आप भी इसी तरह से प्रिंट आउट अपने निकाल के फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रख लीजिएगा। तो मेरे भाई, मेरा ये कंटेंट कैसा लगा फॉर्म फिलअप का? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे कंटेंट में दम होगा तो ऑटोमेटिकली लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। सो थैंक यू।